Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियों का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी यानी बहुत ही पुराने वक्त से नदियों को यहाँ पे माँ माना जाता है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं वो हमें बताना है। तो नदियों को माँ मानने की जो परंपरा है वो भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, यानी उनमें जो जल बहता है उसी से हमारा पालन पोषण होता है। हमारे खेत जो हैं वो भी उसी से सींचे जाते हैं। पर जो लेखक नागार्जुन हैं उन्होंने उसे बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखा है। यानी सबने तो माँ माना पर उन्होंने बेटी, प्रेयसी और बहन भी माना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है, यानी जितनी भी नदियां हैं वो सारी छोटी छोटी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र में ही जाके मिलती हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है, यानी जोग्राफिकली भी देखें तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुई दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। यानी बताया गया है कि हिमालय जो है वो बड़ा ही दयालु है, तो उसका दिल जब पिघला तो उसकी एक एक बूंद से बनी है ये दो नदियाँ। इनका जो रूप है वो विशाल है और साथ ही साथ विराट भी है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करते हैं। यानी जब ये समुद्र में मिलती हैं तो वो समुद्र भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि हिमालय की ये दो इतनी इम्पोर्टेंट बेटियां जो हैं वो मेरा हाथ थाम रही है, उसे गर्व महसूस होता है। अगला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो नदियाँ जो हैं वो युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। कितना ज़्यादा हमारा पालन पोषण करती हैं, माँ की तरह वो हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है, यानी जल से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। इसीलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। और इसी कारण से कि नदी जो है वो पूजने लायक है, पवित्र है और साथ ही साथ सबका कल्याण करती है। मानव नदी को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता, यानी जो हम इंसान हैं वो उसे गंदा करने में एक कसर नहीं छोड़ते। इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। यानी हम उसे इतना गंदा कर रहे हैं, इतना उसे दुख दे रहे हैं, फिर भी वो उसी तरह से हमारा भला चाहती है जैसे कि एक कल्याण माँ अपने नालायक पुत्र का चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। यानी इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, इसी वजह से उन्हें लोक माता का दर्जा दिया गया है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अठखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। यानी उस वक्त उतना प्रदूषण नहीं था तो वो पूर्ण रूप से पवित्र थी, पर अब इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि वो उतनी पवित्र नहीं रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है।
गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। यानी गंगा यमुना कितना पवित्र माना जाता है, पर फिर भी कितनी दूषित हो चुकी हैं वो। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से माना जाता है। यानी हिमालय जो है उस पे देवता रहते हैं, इसी वजह से कालिदास ने उसे देवात्मा कहा है। माना जाता है कि अभी भी वहाँ पे शिव का वास होता है। अब हम आते हैं भाषा की बात पे। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाते हैं। यानी किसी भी बात को कहते वक्त जब हम उसमें समानता लगा देते हैं कि इसके जैसा उसके जैसे, तो जो अर्थ होता है वो ज़्यादा स्पष्ट और सुंदर हो जाता है। जैसे कि संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाना करता। तो यहाँ पे जब तुलनात्मक आ गए हैं तो फिर ये ज़्यादा अर्थ अच्छे से समझ आ रहा है। तो ऐसे ही बाकी के पार्ट से भी हमें 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाना है और सुंदर प्रयोग करके कॉपी में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने की सजीव खिलौने। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अगला प्रश्न, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। यानी जब नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स के कंपैरिजन में कुछ नाम देते हैं तो वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी मानो जीवित हो उठती हैं। तो लेखक ने भी पाठ में इसी तरह कई स्थानों पे इसका प्रयोग किया है। तो हमें पाठ में से इसी तरह के उदाहरण ढूंढने हैं। तो आप लिख सकते हैं, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत हो रही थी। तो नदी क्या है, नॉन लिविंग, पर उसे जब संभ्रांत महिला से कंपेयर किया गया तो लग रहा है जैसे वो जीवित हो उठी। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अगला प्रश्न, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो नीचे विशेषण और विशेष दिए हैं, हमें उन्हें मिलाना है। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैं आपको सीधा मैच करके दिखाती हूँ। तो संभ्रांत का आप कर सकते हैं महिला, चंचल का नदिये, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार वर्षा। अगला, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों वर्ड्स की इक्वल वैल्यू होती है। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, और इसमें को जब हम जोड़ते हैं तो और का लोप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए राजा और रानी है तो वो राजा रानी बन जाता है। बीच में योजक चिन्ह लग जाता है, डैश का साइन, और जो और है उसका लोप हो जाता है। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थिक शब्द बन जाए, और साथ ही साथ संज्ञा का नाम भी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं नव, उसको उल्टा करेंगे तो बन जाएगा वन, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। फिर है राम, राम का उल्टा करेंगे तो बन जाएगा मड़ा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। फिर है राही, राही का उल्टा करेंगे तो बन जाएगा हीरा, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर है धारा, धारा का उल्टा करेंगे तो राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी का उल्टा करेंगे तो मीना, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं,
समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो मैं आपको सीधा आंसर दिखाती हूँ। शतलुज का है शतद्रुम, झेलम का वितस्ता, रोपड़ का रूपपुर, अजमेर का अजय मेरू, बनारस का वाराणसी और विपाशा का चेनाब। उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़ी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उन्हें ख्याल में शायद यह बात न आ सके। यानी ही जो है वो निगेटिविटी को दर्शा रहा है, ना को दर्शा रहा है। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण खोजने हैं और अपनी दृष्टि से उनका विश्लेषण करना है। तो ही के प्रयोग और नहीं के प्रयोग वाले। पहले ही के प्रयोग वाली देखते हैं। वे शायद ही यह काम पूरा कर पाए। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, ये नहीं के प्रयोग वाले हैं। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नोत्तर खत्म हो गए हैं। धन्यवाद।